हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। चलिए फिर से अभी हम चलते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं जैव जगत एंड इसका वर्गीकरण। इसके पहले हम लोग पादप जगत, जैव जगत को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। तो ये जो मेन है पांचवा, इसके पहले का मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी के बारे में हम विस्तार से आपको पहले की वीडियो में बताए हैं। आज हम लोग ये पांचवा जगत जो है इसको पढ़ेंगे, यानी एनिमेलिया जगत। एनिमेलिया यानी जंतु जगत। जंतु जगत इसके बारे में हम बताएं। इसके मुख्यतः कितने वर्ग हैं? इसको 10 वर्गों में बांटा गया है। 10 संघ एंड 7 उपसंघ में बांटे हैं। 10 संघ को देखा जाए एक बार फिर से हम। 10 संघ कौन कौन से हैं? पहला है पॉरीफेरा। पहला पॉरीफेरा, दूसरा सिलेंट्रेटा, बार बार बोल रहे हैं इसको याद करो। तीसरा है प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज। चौथा नीमेटोडा, नीमेटोडा। पांचवा एनेलिडा, एनेलिडा। ये इतना का हम पहले के वीडियो में हम विस्तार से वर्णन कर चुके हैं, ठीक है। और भी चलते हैं। आज जो वे चलेंगे, छठा है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। सातवां है मोलस्का। आठवां इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। एंड नौवां है हेमिकॉर्डेटा एंड 10वां कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा एंड 10वां है कॉर्डेटा। एक एक करके अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पांच पहले हम बता दिए हैं। चलिए आगे। छठा है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, इसकी विशेषता, मुख्य विशेषता क्या है ये देखिएगा। मुख्य विशेषता एक एक करके। सबसे पहले कि धरती पर ये अधिकांश जगह पर ये आपको एम्फीबियस के रूप में मिलेंगे, है ना। इस वर्ग के लगभग आपको 7 लाख प्रजातियां, 7 लाख प्रजातियां हैं। कितने प्रजातियां हैं? 7 लाख। ये द्विपार्श्व समित एवं खंड युक्त होते हैं। द्विपार्श्व समित पहले बता दिए, मान लिया कि ये है जिसका दायां बायां होता है ना।
जिसका दाया बायां सिरा होता है उसको क्या करते हैं, द्विपार्श्व सममित। जिसके ये है, ये इसका एक सिरा बायां, ये दायां, तो ये द्विपार्श्व सममित होते हैं। तो ये आर्थ्रोपोडा वर्ग के भी जितने जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, द्विपार्श्व सममित होते हैं। ये क्या होते हैं, द्विपार्श्व सममित होते हैं। इसके शरीर खंडित होते हैं। शरीर क्या होते हैं, खंडित, यानी विभिन्न अंगों में खंडित होते हैं। इसके सिर धड़, वक्ष, उदर इत्यादि अंग विकसित होते हैं। इत्यादि अंग क्या होते हैं, नोट भी करते जाओ तुम लोग भी। चौथा, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाता है, यानी रक्त को जो है परिसंचरण होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र ओपन होता है ना। उदाहरण, प्रमुख उदाहरण देखोगे, उदाहरण है झींगा मछली। एक और ध्यान देंगे हम, झींगा मछली, मक्खी। एक और ध्यान देना है कि इसमें खुला परिसंचरण, सबसे इसकी मेन पहचान यही है। ये दो चीज इसमें मेन पहचान है। एक तो इसका शरीर द्विपार्श्वित होती है, तो बहुत सारे हैं ऐसे जंतु इसके पहले बताए थे जो कि द्विपार्श्वित था, लेकिन इसमें मेन है रक्त परिसंचरण खुला होता है। यानी इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए बंद, जैसे मनुष्य में होते हैं हृदय, फेफड़ा शुद्ध करने के लिए, हृदय उसको पंप करने के लिए, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, ये सब नहीं होता है। इसमें रक्त परिसंचरण खुला तंत्र होते हैं। यानी इसमें खुला परिसंचरण मतलब नलिक वाहिनी जो होती है, रक्तवाहिनी, धमनी और शिरा, ये नहीं होते हैं। धमनी एंड शिरा ये नहीं होता है, ये नहीं होता है ना, ना ही हीमोग्लोबिन होता है। यानी इसके रक्त में ना तो धमनी और शिरा होते हैं, खुला परिसंचरण होते हैं, धमनी और शिरा नहीं होते हैं, और इसमें हीमोग्लोबिन भी नहीं पाया जाता है। मक्खी, मकड़ी, बहुत सारे इसमें भरे हुए, बिच्छू, केकड़ा इत्यादि, है ना। ये उदाहरण के तौर पर देखिए, फोटो आपके सामने है, ये है, ये देख रहे हैं जितने भी हैं ये सब के सब क्या हैं, यही आर्थ्रोपोडा वर्ग के जीव जंतु हैं। अभी बता रहे हैं कि लगभग 70 लाख प्रकार के प्रजाति इसमें आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं। अगला है छठा के बाद 7वां मोलस्का। मोलस्का, मोलस्का नाम से ही पता चल रहा है, घोंघा वगैरह है, घोंघा, सितुआ, शंख, ये सब, ये भी द्विपार्श्व सममित होते हैं। हालांकि घोंघा सतमा मोलस्का, मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। विशेषता देखिएगा इसको, ये विशेषता प्रायः ये द्विपार्श्व सममित, मतलब इसमें भी बाएं दाएं अंग होते हैं, परंतु इसका प्रमुख जंतु है घोंघा, असममित होता है, मतलब इसका निश्चित आकार नहीं होता, मतलब दाएं बाएं अंग नहीं होता। इसमें देहगुहा कम विकसित होते हैं और शरीर भी खंडित नहीं होते हैं। देहगुहा जो शरीर है
विकसित व अलग अलग अंगों में खंडित नहीं होते हैं। ये नहीं कि वो नहीं होते हैं, बल्कि नहीं होते हैं, है ना। इसके शरीर के ऊपर एक प्रकार की पुटी या कवच पाया जाता है। देह गुहा के ऊपर पुटी या कवच पाया जाता है, जो इसकी सुरक्षा करता है। नहीं, इसमें संवहन तंत्र एवं उत्सर्गी तंत्र विकसित होते हैं, लेकिन खुला संवहन तंत्र होता है। यानी इसमें भी धमनी और शिरा नहीं होते हैं, इसमें खुला संवहन तंत्र होते हैं, यानी धमनी एंड शिरा नहीं होता है। और साथ ही साथ इसमें उत्सर्जन तंत्र होते हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। उदाहरण पहले भी बताए थे, घोंघा, सीप इत्यादि। घोंघा, सीप इत्यादि। आगे इकाई नोड बेटा 8वां। इकाई नोड मेटा, ये अब कम देखने को मिलता है। इकाई नोड मेटा की विशेषता देखोगे, इसके शरीर पर प्रायः कांटे जैसी रचना होती है। इकाई नोड में कम, इकाई नोड मतलब होता है कांटा या विषैला कांटेदार रचना। इसके शरीर पर विषैला कांटेदार रचना होती है। यही कांटेदार रचना के कारण इसका नाम है इकाई नोड मेटा। इकाई नोड मेटा कांटे के कारण इसका नाम पड़ा है। नहीं, इसके शरीर कांटा से आच्छादित होते हैं। ये प्रायः मुक्तजीवी एवं समुद्री होते हैं। ये प्रायः समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में। इसका देह गुहा जो होते हैं त्रिकोणिक होते हैं। इसमें संवहन तंत्र पाया जाता है। इसमें संवहन तंत्र विकसित होते हैं। इसमें संवहन तंत्र क्या होते हैं? विकसित होते हैं। उदाहरण के देख लिया जाए। उदाहरण में है स्टारफिश। स्टारफिश समुद्र में पाया जाता है। इसी तरह समुद्री आर्चिन, समुद्री खीरा, एक प्रकार की जीव है। खीरा नहीं बल्कि जीव है, खीरा ऐसा लगता है। समुद्री आर्चिन इत्यादि। इकाई नोड बेटा का मुख्य समझ लीजिए। इसमें कांटेदार रचना होती है, रेशेदार रचना होती है। ये है, ये देखो
ये स्टार फिश है, ये है सब जो है समुद्री खीरा, खीरा जैसा रचना होता है इसलिए। अगला है हेमिकॉर्डेटा, 9वां हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के ये भी समुद्र में पाया जाता है, ये भी समुद्री जंतु है। ये सब नोट करते जाओ मेरे साथ, तुम लोग भी नोट करो। ये भी समुद्री जंतु हैं, है ना। ये द्विपार्श्व सममित होते हैं एवं इसमें भी देहगुहा पाया जाता है। ये द्विपार्श्व सममित होते हैं तथा इसका भी देहगुहा जो होते हैं ये प्रायः गलफारा द्वारा सांस लेते हैं। ये प्रायः, हालांकि ये मछली नहीं आएगा, इसमें भी गलफारा होते हैं। ये गलफारा द्वारा सांस लेता है ना। इसके शरीर प्रायः बेलनाकार होते हैं। शरीर कैसा होगा? बेलनाकार होता है। उदाहरण देख लीजिएगा, उदाहरण में है इसमें बैलेनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस। बैलेनोग्लोसस एंड सैकेग्लोसस, ठीक है, ये है। इसके बाद लास्ट कॉर्डेटा, अगला 10वां है कॉर्डेटा। 10वां कॉर्डेटा। कॉर्डेटा वर्ग की विशेषता क्या क्या है, नोट करते जाओ, लिखते जाओ। कॉर्डेटा वर्ग जो होते हैं इसमें नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है या एक छड़ जैसी रचना होती है। इसमें खोखली तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। संवहन तंत्र के साथ साथ संवहन तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है, ठीक है। उदाहरण इसमें बंद परिसंचय एक सबसे बड़ी चीज है अभी तक में, यानी इसमें धमनी शिरा पाया जाएगा। इसमें बंद परिसंचरण तंत्र हम लोगों की तरह पाया जाता है, धमनी और शिरा भी पाया जाएगा, है ना। इसके फेरिक्स में गिर छिद्रों की उपस्थिति होती है। ये भी जनरली गलफारा से सांस लेते हैं। ये भी प्रायः गलफारा से सांस लेता है। एग्जाम्पल जैसे देखोगे इसमें है यूरोफोर्डेटा, हार्मेनिया, यूरोफोर्डेटा, हार्डमेनिया, इस तरह सल्पा इत्यादि। हालांकि ये जीव आप लोग कम देखे होंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम, हो गया। अब चलते हैं हम आगे उपसर्ग के आधार पर। उपसर्ग के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। उपसर्ग के आधार पर हम जंतुओं का वर्गीकरण बताए थे, 7 भागों में बांटे थे, वो हम देखते हैं। सब फाइलम,
उपसंग। सब फाइलम के आधार पर 7 भाग में पाते थे हम। पहला कशेरुकी, पहला कशेरुकी, कशेरुकी या वर्टीब्रेटा, वर्टीब्रेटा वर्ग। इसकी विशेषता इसमें कशेरुकी नाम मेरुदंड पाया जाता है एवं अंतः कंकाल पाया जाता है। कशेरुकी का मतलब इसमें हड्डी, मेरुदंड एवं अंतः कंकाल पाया जाता है ना। एवं जंतुओं का पेशियों का वितरण अलग अलग होता है, पेशियों कंकाल से जुड़े होते हैं। विशेषता इसमें मेरुदंड एवं अंतः कंकाल हड्डी रचना पाई जाती है। कंकाल तंत्र एंड पेशी तंत्र विकसित होते हैं। कंकाल तंत्र एवं पेशी तंत्र विकसित होते हैं। देह गुहा भी पाए जाते हैं, द्विपार्श्वमित देह गुहा पाया जाता है एवं उत्तक एवं अंग जटिल होते हैं। देह गुहा द्विपार्श्व सममित होते हैं। इसके बाद जितने भी हैं अंग तंत्र विकसित होते हैं। अंग तंत्र विकसित होते हैं। अब ये भी देखोगे वर्टीब्रेटा वर्ग के भी जंतु, एक जबड़े वाला और एक बिना जबड़े वाला। अब वर्टीब्रेटा वर्ग के जंतुओं को हम विभाजित कर रहे हैं। वर्टीब्रेटा वर्ग के जंतु को 2 भागों में बांट रहे हैं। एक बिना जबड़े वाला, जबड़े और एक है जबड़े वाला, जिसके मुख में जबड़े पाया जाता है। 2 है ना। जबड़े वाले को कहेंगे हम एग्नाथा और बिना जबड़े वाला को नैथेस्टोमेटा। इसी के अंतर्गत चक्रमुखी जंतु और एक है जबड़े जिसमें पाए जाते हैं। बिना जबड़े वाला है चक्रमुखी जंतु और जिसमें जबड़े पाए जाते हैं इसको कहते हैं नैथेस्टोमेटा। नैथेस्टोमेटा, नैथेस्टोमेटा वर्ग, नैथेस्टोमेटा वर्ग। अब इसमें देह गुहा या सिरोम पाया जाता है। देह गुहा विकसित होते हैं। इसमें देह गुहा विकसित होते हैं। अब इसमें भी अब इसको मुख्यतः जो भागों बांटा गया है, एक वर्ग आ गया मत्स्य, मत्स्य, और इसमें हो गया एक वर्ग, और इसमें दूसरा वर्ग हो जाएगा उभयचर जंतु, तीसरा हो गया सरीसृप वर्ग, और चौथा है पक्षी एंड पचमा मैमेलिया यानी स्तनधारी जंतु। है ना। तो अब इसको में हम जानेंगे। सबसे पहले बारी बारी से एक एक करके चक्रमुखी जंतु क्या होता है। सबसे पहला चक्रमुखी जंतु।
चक्रमुखी जंतु का जो शरीर होता है, मुंह होता है, गोलाकार होते हैं और इसमें जबड़े नहीं पाते हैं। मेन है चक्रमुखी जंतु जो है, इसका जो शरीर होता है वो क्या होता है, गोलाकार होता है, मुख गोलाकार होगा और इसमें जबड़ा जो होता है, दाढ़ी, ये जबड़ा नहीं होता है ना। चक्रमुखी जंतु का मुख बिल्कुल गोलाकार, मुंह में जबड़े नहीं पाते हैं। ये प्रायः समुद्र में पाए जाते हैं और ये अंडे देते हैं, किंतु अंडा जो है वो समुद्र में ना दे करके समुद्र से जो पाए जाते हैं लवणीय जल में, लेकिन अंडा देने के लिए अलवणीय जल में आते हैं। चक्रमुखी जंतु की विशेषता है इसका मुख गोलाकार, इसमें जबड़ा नहीं पाए जाते हैं, ये जनरली समुद्र में पाए जाते हैं, परंतु अंडे देने के लिए ये मीठे जल वाली तालाब स्रोत पे चले जाते हैं। इसके त्वचा पर सल्क नहीं पाए जाते हैं। मछली के त्वचा पर जो होता है सल्क पाया जाता है, लेकिन इसके त्वचा पर सल्क नहीं पाए जाते हैं, है ना। और शरीर के अगले भाग में 6 से 15 तक क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, जिससे कि वो श्वसन करता है ना। जैसे कि लैम्प्रे, हैग फिश इत्यादि इसके प्रमुख जंतु होंगे। अब आते हैं, ये भी लगभग ऐसा ही है, लेकिन इसमें सल्क पाया जाता है, इसमें सल्क नहीं पाया जाता है। अब है मत्स्य। मत्स्य जंतु मछली इसके अंतर्गत आते हैं। मत्स्य कशेरुकी जंतु में हम बताए थे, सबसे पहले हम बताए चक्रमुखी जंतु, अब हम बता रहे हैं मत्स्य, दूसरा वर्ग बता रहे हैं मत्स्य। इसके अंतर्गत जनरली मछली इत्यादि आते हैं, मछली इत्यादि। ये प्रायः लवणीय एंड अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाया जाता है। मछली है ना, दोनों समुद्र में भी होते हैं और मीठे जल में भी पाए जाते हैं, है ना। इसके त्वचा पर सल्क पाया जाता है। इसके त्वचा पर सल्क पाया जाता है, जो इसको पानी लगने से बचाता है। शरीर प्रायः नौकाकार होते हैं। शरीर कैसा होता है, नौकाकार, जो उसको तैरने में मदद करता है। नौका, मछली का शरीर कैसा होता है, नौकाकार होते हैं। ये गलफरा से सांस लेता है, गलफरा से सांस लेते हैं। श्वसन के लिए इसमें क्लोम पाए जाते हैं, जल में घुले ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिसमें क्लोम पाया जाता है, जो जल में घुले ऑक्सीजन को श्वसन करता है, सीधे सांस लेता है। पांचवा है, ये प्रायः असमतापी होते हैं, यानी शरीर जो है ताप और मौसम के अनुसार इसका बदलता है। शरीर असमतापी। असमतापी वैसे जीवों को कहते हैं जिस प्राणी का शारीरिक ताप जो है मौसम के अनुसार बदलते रहता है। असमतापी वैसा जंतु जिसके शरीर का ताप मौसम के अनुसार बदलता है। ये शीत रक्तीय होते हैं, इसको शीत रक्तीय भी प्राणी का है। शीत रक्तीय प्राणी, इसका शरीर मौसम के अनुसार, ताप के अनुसार क्या होता है, बदलता है। उदाहरण में जैसे देख लो, ये उदाहरण है, ये है सब मछली है ना, ये सब उदाहरण है।
अगला उदाहरण में मछली। उदाहरण में क्या है, विभिन्न प्रकार के मछली, टेरोडस, मार्सिलस, रोहू, कतला, है ना, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ। अगला है उभयचर जंतु यानी एम्फीबियंस। तीसरा उभयचर जंतु यानी एम्फीबियंस। ये प्रायः स्थल एवं जल दोनों पर रहता है। एम्फीबियंस कहाँ रहता है, जल एवं स्थल दोनों पर आते हैं। इसके त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है। इसमें हृदय और वृक्क भी पाया जाता है। इसके त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथि, मेढक वगैरह पे देखते हैं ना, श्लेष्म ग्रंथि पाया जाता है, जिसके कारण ये त्वचा से भी सांस ले सकता है ना। इसमें हृदय एवं वृक्क विकसित होते हैं। इसके हृदय में प्रायः 3 कोष्ठ पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 3 कोष्ठ पाए जाते हैं। मछली वाला में 2 कोष्ठ था। मछली वाला में कितने कोष्ठ था, 2 कोष्ठ था, लेकिन इसके हृदय में जनरली 3 कोष्ठ पाए जाते हैं। ये भी असमतापी होते हैं। ये प्रायः ये जो क्लोम है, श्लेष्म ग्रंथि या क्लोम, यह प्रायः क्लोम त्वचा या फेफड़ा द्वारा सांस लेता है। छठा, ये भी असमतापी, मतलब इसका भी जो है शरीर का ताप जो है मौसम के अनुसार बदलता है। ये भी असमतापी व शीत रक्तीय होता है। उदाहरण, मेढक, टोड, हाइला इत्यादि। विभिन्न प्रकार के शीत रक्तीय जंतु जो अभी बता रहे थे, एम्फीबियंस है। अब हम चलते हैं सरीसृप। चौथा वर्ग है सरीसृप, रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाली। रेप्टाइल्स ये प्रायः रेंग कर, ये प्रायः कैसे चलते हैं, रेंग कर चलते हैं। ये भी असमतापी यानी शीत रक्तीय। ये भी असमतापी और शीत रक्तीय होते हैं। इसके शरीर पर भी शल्क होते हैं।
इसके शरीर पर भी सल्क पाया जाता है। इसके शरीर पर भी क्या पाया जाता है? सल्क पाया जाता है। और ये प्रायः फेफड़े के द्वारा सांस लेते हैं। जितने भी होते हैं रेप्टाइल्स वर्ग के जितने भी जंतु फेफड़े द्वारा सांस लेते हैं। इसमें हृदय और क्या वृक्क पाया जाता है, लेकिन इसके हृदय में भी प्रायः 3 कोष्ठ होते हैं। इसमें हृदय व वृक्क पाया जाता है तथा इसके हृदय में भी 3 कोष्ठ होते हैं। ये प्रायः अंडे देते हैं एवं असमतापी। ये प्रायः अंडे देते हैं। उदाहरण में है कछुआ, सांप, गिरगिट, छिपकली इत्यादि। उदाहरण ये देखिएगा, ये अगला वर्ग, छठा वर्ग है पक्षी या एवीज। इसकी विशेषता ये समतापी होते हैं। पहला, इसके पहले जो था असमतापी, लेकिन ये समतापी होते हैं, अर्थात इसके शरीर का ताप मौसम के अनुसार नहीं बदलता है। अर्थात इसके शरीर का ताप मौसम के अनुसार क्या होता है? नहीं बदलता है। इसमें हृदय एवं वृक्क तथा अन्य अंग तंत्र विकसित होते हैं, काफी विकसित होते हैं। ठीक है। इसके हृदय में 4 विष्णु पाए जाते हैं। इसके हृदय में 4 कोष्ठ पाया जाता है। इसके पहले वाला बताया थे, जितने बताए थे 3 था, अब बढ़े हैं 4 पर। इसके हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। इसके शरीर पंखों से, इसके शरीर पर पाया जाता है। पर मतलब फैदर्स। परों से ढका होता है और पंख व पूंछ पाया जाता है। पंख जो है इसको उड़ने में मदद करता है और पूंछ जो है बैलेंस करने में और दिशा बदलने में मदद करता है। ये प्रायः ये अंडे देते हैं और फेफड़े द्वारा सांस लेते हैं। ये फेफड़े द्वारा सांस लेता है।
जितने भी पक्षी हैं, उदाहरण में देख लीजिएगा, जितने भी प्रकार के पक्षियाँ हैं, चाहे वो जल में रहे चाहे स्थल पर रहे, पक्षी देख लीजिएगा ये सब। उदाहरण कबूतर, तोता, मैना, सारस, हंस, बगुला, ये सब और टीट, शुतुरमुर्ग, सब गौरैया, सब। अब सबसे बड़ा जो जंतु का जो श्रेणी है वो 7वां स्तनधारी। सातवां है स्तनधारी, मैमेलिया वर्ग। मैमेलिया सबसे बड़ा वर्ग, सबसे बड़ा वर्ग। विशेषता ये प्रायः ये समतापी होते हैं, अर्थात इसके शरीर का ताप मौसम के अनुसार नहीं बदलता है, या वार्म ब्लडेड, वो कोल्ड था इसके पहले वाला, असमतापी कोल्ड, और ये वार्म ब्लडेड होता है। दूसरा इसके हृदय में भी 4 कोष्ठ, 2 आलिंद और 2 निलय, 4 कोष्ठ में दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय होता है। तीसरा इसके शरीर में दुग्ध ग्रंथि या होती है, तथा ये बच्चों को स्तन द्वारा दूध पिलाते हैं। ये अंडे नहीं बल्कि बच्चे को जन्म देते हैं, है ना। इसके त्वचा पर बाल एवं श्वेत एवं तेल ग्रंथि पाते हैं। इसके त्वचा पर, उसके पहले था सल्क, जबकि इसके त्वचा पर बाल पाए जाते हैं तथा तैलीय होते हैं। उदाहरण में जितने भी मनुष्य है, कंगारू है, कुत्ते, बकरी, खरगोश, मछली, डॉल्फिन मछली जो होते हैं, व्हेल मछली जो होते हैं, वो क्या होते हैं, वो स्तनधारी होते हैं। डॉल्फिन मछली, आदमी, डॉल्फिन, व्हेल, कंगारू, कुत्ता बिल्ली जितने भी हैं, कुत्ता बिल्ली इत्यादि अधिकांश यही वर्ग में आते हैं, है ना। ठीक है, इस तरह से हम सभी प्रकार के जंतुओं को विभिन्न भागों में वर्गीकरण किए थे, है ना। सभी जंतुओं को विभिन्न भागों में वर्गीकरण किए। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, कोशिका का संगठन और इसके विभिन्न स्तर, कोशिका के अलग अलग अंग, उनके कार्य इत्यादि को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जंतुओं को वर्गीकरण किए हम, है ना, संघ के आधार पर 10 और उपसंघ के आधार पर जो 7, और उनके विशेषता और उसके कुछ प्रमुख उदाहरण। ठीक है, अगले वीडियो के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।